चलिए, तो भाई ज़रा आप लोगों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्ते। वेलकम टू इंडियन डायस्पोरा इवेंट। आज जो है ज़रा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से देर हो गई हम लोगों को। बहरहाल आज आपको दो बहुत ही जाने पहचाने चेहरे जो उर्दू और हिंदी अदब में हैं, गौहर रज़ा साहब और राजेश जोशी साहब, उनकी कविताएं, उनकी नज़में और गज़लें तो मैं नहीं कहूँगा आज के दिन, वो आपको सुनने को मिलेंगी। राजेश जोशी साहब मेहमान खुसूसी हैं। राजेश जोशी साहब बहुत ही प्रोमिनेंट हिंदी राइटर हैं, पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं एंड प्ले राइट हैं। आपको 2002 में साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था हिंदी का, जिसको मैं जैसा कि जानता हूँ कि आपने प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है उसमें किसी चीज के प्रोटेस्ट में आपने उसको रिटर्न भी कर दिया था। ये 20-25 उन बड़े इंटेलेक्चुअल्स में हैं जिन्होंने ऐसा किया था। तो आपको बहुत से अवार्ड्स मिले हैं आज के ज़माने में हिंदी में। और रज़ा साहब, गौहर रज़ा साहब बहुत ही जाने पहचाने उर्दू में बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव आते हैं। आप फिल्म मेकर भी हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। ऑफ कोर्स ही एक्स साइंटिस्ट एंड हमारे अलीगढ़ के ज़माने में हमारे कंपैट्रियट भी थे। तो वेलकम यू ऑल। रजा भाई की मेहरबानी से ये सीरियल चल रहा है, तो आज हम दोनों का सुनेंगे। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि अब दोनों एक ही फोन पे हैं, तो एक दूसरे से मिनिमम कन्वर्स करके जो आज के बर्निंग इश्यूज हैं या जमाने से चले आ रहे हैं उसके ऊपर आज उर्दू और हिंदी दोनों का मिला हुआ ये जो संगम है, इस संगम के जोर से जो है जरा शुरुआत हो। तो रजा साहब आपके हाथ में, चलिए। बेहद शुक्रिया रजी भाई। मैं पहले तो शुक्रिया अदा कर दूं आप सबका, जिन्होंने ये सोचा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोगों को बात करनी चाहिए, और ज्वाइन किया। और उसके साथ ही मैं खैर मकदम करना चाहता हूं राजेश जोशी साहब का। मैं समझता हूं कि हिंदी में आज के दौर में अगर किसी शायर को कहा जाए, किसी कवि को कहा जाए कि वो एक बेहतरीन कवि है और इस वक्त का सबसे बड़ा हिंदी का कवि है, तो मैं बिना झिझक के एक ही नाम लूंगा, राजेश जोशी साहब का नाम। राजेश जोशी मेरे बेहद करीबी दोस्त हैं, लेकिन मेरी ये तारीफ जो है उनकी, उसका इससे ताल्लुक है नहीं, दोस्ती से। जाहिर है कि हमारी आंखों के ऊपर एक पर्दा पड़ता है हमेशा दोस्ती का। उसके बावजूद मैं समझता हूं कि हिंदी अदब में जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसमें मैं राजेश जोशी को इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर मानता हूं, सबसे बेहतरीन शायर मानता हूं। और मैं ये समझता हूं कि मज़ाहिमत की शायरी, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, प्रतिरोध की शायरी, रेजिस्टेंस की शायरी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा शायर डेफिनेटली राजेश जोशी हैं इस वक्त के। उनकी आज कविताएं आप कुछ जो जब सुनेंगे तो मेरी बात आपके सामने वाज़े हो जाएगी बिल्कुल। निडर शायर हैं, साफगो हैं, और पूरी हिम्मत के साथ लगातार पिछले 30-40 सालों से वो जो शायरी करते रहे हैं, उसने नौजवान नस्लों की सोच के दायरे को और उसकी सतह को, दोनों को बढ़ाया है। यानी स्तर भी ऊपर किया है और दायरा भी बड़ा किया है। मैं समझता हूं कि आज के दौर में अगर हम मज़ाहिमत की शायरी की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत होनी चाहिए मेरे ख्याल में जो कुछ हो रहा है गाजा के इलाके में, जिस तरह की बर्बरता हमको देखने को मिल रही है, तो वहां इससे बेहतर क्या होगा कि हम
महमूद दरवेश की नज्म से याद करें। मैं आपके सामने शुरुआत में ही इस मज़ाहिमती शायरी का एक नमूना पेश करना चाहता हूँ। उनकी नज्म है धरती। उदास शाम के एक उजड़े हुए गांव में, आंखें नींद भरी, मैं याद करता हूँ 30 साल और 5 जंगों को। उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल रखेगा महफूज मेरी मक्का की बालियों को, और गायक गुनगुनाएगा आग और कुछ अजनबियों के बारे में। और शाम बस किसी और शाम की तरह होगी, और गायक गुनगुनाएगा। और उन्होंने पूछा, तुम क्यों गाते हो? और उसने जवाब दिया, मैं गाता हूं क्योंकि मैं गाता हूं। तुम क्यों गाते हो? उसने जवाब दिया, मैं गाता हूं क्योंकि मैं गाता हूं। और उन्होंने उसका सीना टटोला, लेकिन उसमें सिर्फ एक दिल था। और उन्होंने उसका दिल टटोला, लेकिन उसमें सिर्फ उसके देश के लोग थे। और उन्होंने उसके सुर टटोले, लेकिन वहां सिर्फ एक वेदना थी। और उन्होंने उसकी वेदना टटोली, लेकिन वहां सिर्फ एक जेल था, सिर्फ जेल। और उन्होंने उसका जेल टटोला, लेकिन वहां उन्होंने खुद को पाया जंजीरों में बंधा हुआ, जकड़ा हुआ। दोस्तों, मैं समझता हूं कि शायरी दो तरह की होती है, एक अच्छी और एक बुरी। और जब मैं अच्छी और बुरी को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, तो मुझे ये लगता है कि ये कहना जरूरी है कि अच्छी शायरी के लिए टेक्निक, लफ्जियात, जिस तरह से हम उन अल्फाज को पिरोते हैं, उसके ट्रेडिशन के साथ खूबसूरती जो आती है, उसका पूरा ख्याल रखते हुए शायर जब कुछ कहता है, तो शायरी अच्छी कही जा सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि शायरी का मकसद अगर अच्छा नहीं है, तो हम उसे अच्छी शायरी नहीं कह सकते। यानी अच्छी और बुरी शायरी में दोनों चीजें अहम हैं। एक तरफ तो जो परंपराएं हैं, जो हमारे रस्म हैं, जो हमें रिवायत मिली हैं, उन सब का ख्याल रखा जाए या उनको तोड़ा जाए, समझते हुए, जानते हुए, बूझते हुए उन रिवायतों को खूबसूरती से तोड़ा जाए। और दूसरी तरफ मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन दो को हम मान लें कि दो तरह की शायरी होती है जिसका बुरा मकसद होता है। अब इसको हम ले लेते हैं, कभी फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स। वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना होती, कितनी भी अच्छी तरह से उसकी डायरेक्शन ना होता, कितना भी खूबसूरत स्क्रिप्ट और एक्टिंग क्यों ना बेहतरीन होती, उसकी मौसीकी भी सब कुछ बेहतरीन होती, तब भी मैं उसको बुरी फिल्म ही कहता, क्योंकि उसका मकसद ही बुरा था। ये अलग बात है कि उसमें ये सारी चीजें भी बुरी थी जो जो लोगों ने बताया है, और इसलिए मैंने उसको देखने से इनकार कर दिया फिल्म को। और यही शायरी पे पूरा उतरता है मेरे ख्याल में। अब अगर हम देखें तो मुझे ये लगता है, जिससे बिल्कुल बहुत सारे लोगों को जाहिर है कि इससे इत्तेफाक नहीं होगा, कि मैं हर तरह की शायरी को, बुरी हो या अच्छी हो शायरी, उसको मज़ाहिमत की शायरी ही समझता हूँ। वो बुरी शायरी भी हो सकती है, अच्छी शायरी भी हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर प्रोटेस्ट होता है। और जब प्रोटेस्ट से हम आगे एक कदम बढ़ाते हैं शायरी में, और खूबसूरत और बेहतर मकसद की तरफ बढ़ते हैं, तो हम उसको रेजिस्टेंस की शायरी कह सकते हैं। यानी जो कुछ हमारे समाज में हो रहा है, जो कुछ हमारे पास आस-पास घट रहा है, जितना कुछ फैला हुआ है, उसमें से शायर चुनता है कि यहाँ हमें मज़ाहिमत की ज़रूरत है, और तब उसका कलम मज़ाहिमत की तरफ बढ़ता है, रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ता है, और उसके कलम से रेजिस्टेंस ही निकलता है फिर। लेकिन एक तीसरा लेवल होता है जब वो शायर इसलिए शायरी करता है कि दुनिया को बदलने की कोशिश करे। यानी अगर हम दुनिया को बदलने की कोशिश कह रहे हैं, तो पेन, जिसको तलवार से ज्यादा धारदार कहा जाता है, वो अगर ज़हनियत को बदल रहा है, वो अगर लोगों की सोच को बदल रहा है, वो इस
हद तक जाता है कि नई बात पैदा करके एक नए समाज का ख्वाब देखने के लिए लोगों को प्रेरित करे, उनको उकसाए, तब मैं समझता हूं कि वो इनकलाबी शायरी में कदम रखता है। लेकिन इससे आगे का एक दर्जा भी है कि वो सिर्फ सोच पे ना रुक जाए, बल्कि लोगों को ये दावत दे के बदलने के लिए क्या करना है। और शायर अवाम को सीधे तरीके से बात करे उससे और कहे कि बदलने के लिए हमको ये चीजें करनी है। मैंने जैसा कहा कि राजेश अ, हिंदुस्तान के मायानाज कवियों में से एक हैं, और सबसे बेहतर हैं। ऐसा नहीं है कि और मायानाज कवि नहीं हैं, ये गलत होगा कहना। लेकिन हिंदी लिटरेचर के अंदर सबसे बेहतर हैं और प्रोटेस्ट की शायरी करते रहे हैं। मैं राजेश को दावत देता हूं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मेरी आवाज पहुंच रही है? कुछ आवाज आई क्या? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। अच्छा, जैसा अभी गौहर रजा साहब कह रहे थे कि कुछ चीजें अगर देखने में खूबसूरत भी हों, लेकिन वो अगर आवाम के खिलाफ जाती हैं या एक तरह के जो वो नहीं करती, तो उन्हें चाहे वो कितनी खूबसूरत देखने में लगे, पर वो खूबसूरत होती नहीं है वस्तुतः। फजल ताबिश साहब का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है जो मुझे इस समय याद आ रहा है कि रेशा रेशा उजड़ कर देखो, रोशनी किस जगह से काली है। क्या तो बात। वो रोशनी भी काली होती है। इस रोशनी देखने भर से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो बहुत ही रोशनी है और बहुत ही उजाला ही देगी। वो बहुत अंदर से कहीं काली हो सकती है। ऐसी बहुत सारी हमारे समय में हम जिस वक्त में काम कर रहे हैं, इसमें ऐसा बहुत सारे झूठ और बहुत सारे भ्रम हमारे सामने हैं। रोज सुबह से शाम तक एक झूठ लगातार फैलाया जा रहा है, लगातार बोला जा रहा है। तो उसमें बहुत सारे भ्रम पैदा हो सकते हैं, और ये जरूरी है। और बहुत सारी नफरत पैदा की जा रही है धर्म के नाम पर, कौम के नाम पर, इस तरह की तमाम तरह की। तो उनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत इस समय कम से कम आन पड़ी है कि अगर हम इसको अभी ना समझे तो हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत के सामने पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमेशा ही साहित्य जो है उसका एक बुनियादी काम मुझे हमेशा लगता रहा है कि वो इस तरह का प्रतिपक्ष होता है। वो पक्ष विपक्ष नहीं होता, प्रतिपक्ष होता है। यानी थर्ड फोर्स कहते हैं बार बार, पॉलिटिक्स में शब्द बहुत ज्यादा यूज हुआ थर्ड फोर्स बनाने का, पर थर्ड फोर्स राजनीति में नहीं होता। थर्ड फोर्स हमेशा साहित्य होता है। थर्ड फोर्स हमेशा शब्द की कला होती है। थर्ड फोर्स हमेशा कलाएं और जो अदब है वही थर्ड फोर्स है वास्तविक। और उसे समझने की आवश्यकता मुझे लगता है कि इस थर्ड फोर्स को हम समझें और इस थर्ड फोर्स के तहत हम उसे सामने रखें, ये आवश्यक मुझे लगता है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी बात पहुंच रही है कि नहीं, पर मैं ये महसूस करता हूँ। और जैसा आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जैसा कभी रणवीर साहब ने कहा था कि मैं अगर बोलूंगा तो कुछ होगा, मैं अगर बोलूंगा तो ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक काया टूटेगा। तो ये ना बोलने से ये ज्यादा जरूरी है। प्रोटेस्ट की शायरी इस बात में विश्वास करती है
कि अगर उससे तिलिस्म सत्ता का नहीं भी टूट रहा होगा, तब भी वो बहुत सारी हमारी कायरताओं को, हमारे डर को, हमारे उसको बदलेगी, हमारे जहन को बदलेगी, हमारी सोच को बदलेगी। और यही सबसे बड़ी जरूरत शायद मुझे लगता है कि साहित्य के सामने है, कि वो एक प्रोटेस्ट की आवाज बनी, क्योंकि बिना प्रोटेस्ट की आवाज बनी इस समय, कम से कम इस समय क्या, शायद किसी भी समय में ये उम्मीद की जाती है साहित्यकार से, जो लिखने वाला है उससे, कि वो एक ऐसी आवाज बने जो उस आदमी की आवाज बन सके जिसपे अन्याय हो रहा। तो एक पूरे मुल्क में एक जो जिस तरह का माहौल, फिर फजल का एक शेर याद आ रहा है, बहुत खूबसूरत शेर है, कि नफरतों का जहर सारी बस्तियों में घुल गया, नफरतों का जहर सारी बस्तियों में घुल गया, प्यार के किस्से किताबों में लिखे रह गए। क्या बात। तो ये ना हो कि प्यार के किस्से किताबों में लिखे ना रह जाएं, ये नफरतों का जहर फैलाने वाले लोगों के खिलाफ ये आवश्यक शायद हम लोगों के लिए कि मैं ये समझता हूँ और आप शायद इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से, कि इंडियन लिटरेचर की हिस्ट्री में मेरे ख्याल में रेजिस्टेंस की पोएट्री न सिर्फ ये कि हमेशा मौजूद रही है, बल्कि वो जिंदा भी रही है, और वो ही जिंदा रही है ऐसा लगता है आज तक, अगर हम रिलीजियस पोएट्री को छोड़ दें तो। क्योंकि रिलीजियस पोएट्री भी जिंदा रही है, ऐसा नहीं है कि रिलीजियस पोएट्री जिंदा नहीं रही, लेकिन उसके अलावा हमें दिखाई देता है कि कबीर से लेकर रायदास, मीरा, बाबा फरीद, बुल्ले शाह, ये आज भी गाए जाते हैं, आज भी पढ़े जाते हैं, आज भी इंस्पायर करते हैं। बिल्कुल और उर्दू में, हिंदी में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उर्दू जबान में अगर हम देखें तो मीर के यहाँ शुरू हो जाता है रेजिस्टेंस, और बहुत मुझे लगता है कि कहीं कहीं तो मीर साहब बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। उनकी एक गजल है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ गवाह ने काम किया। हाँ, इसमें अगर हम और अशार जो गाए नहीं गए, जो 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 बेगम अख्तर ने भी नहीं गाए, अगर उन अशार पे नजर डालें तो फिर हमको पता लगता है कि मीर साहब कितने गुस्से में दिखाई देते हैं। एक शेर है इसी का, कि शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था मैखाने में, जुब्बा खिरका कुर्ता टोपी मस्ती में इनाम किया। उस वक्त के ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के खिलाफ, और जो जो शेख साहब हैं उनकी इमेज उर्दू जबान में जाहिर है कि ऐसी ही है, हमें दिखाई देता है कि बहुत बहुत मतलब गुस्से में कहा गया शेर लगता है ये। और इसके और भी शेर हैं, अशार हैं, मैं उनमें नहीं जा रहा, लेकिन हमें इकबाल के यहाँ भी जब शिकवा पढ़ते हैं और उनकी और बहुत सारी नज़में, तो रेजिस्टेंस की पोएट्री दिखाई देती है। फैज साहब तो हैं ही रेजिस्टेंस, और जाहिर है कि हमारे पूरी की पूरी शायरी रेजिस्टेंस की शायरी करने वाले साहिर लुधियानवी और बहुत सारे और शुअरा हजरात हैं। तो ये जो है, क्या प्रोसेस है जोशी साहब के, हम जो हैं वो उस पोएट्री को याद रखते हैं जो रेजिस्टेंस की पोएट्री होती है? इसलिए कि वास्तव में जो यानी पोइट्री है, जो हमेशा यानी दिल को और दिमाग को भी कहीं ना कहीं स्वीकार होती है, जो जिसे हम याद रखते हैं, जो हमारे कहीं अंदर बस जाती है, कहना चाहिए, जो अपनी बस्ती बना लेती है हमारे अंदर, वो शायरी हमेशा वो होगी जो हमें हर बार अन्याय के खिलाफ, किसी भी जुल्म के खिलाफ, किसी भी इस तरह की मनुष्य के विरुद्ध चलने वाली कार्यवाहियों के खिलाफ, जो हमें कहीं ना कहीं मजबूत करेगी, जो हमें सहारा दे। तो हमेशा जब भी जरूरत पड़ती है तो ऐसी शायरी याद आती है, चाहे वो किसी भी शायर की हो, चाहे वो कबीर और तमाम लोग हों जिनका नाम दिया रहता हो।
तो वो हमेशा वही शायरी याद आएगी जो आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ में जब होता है आदमी, तब उसे कोई एक सहारे की जरूरत होती है, और वो सहारा हमेशा शब्द होते हैं। यानी हमेशा उसे कोई ना कोई शेर याद आएगा, या किसी दोहे का या गाली याद आएगी, तो वो उससे कहीं ना कहीं उसे ताकत मिलती है। तो इसलिए हमेशा जब भी देखेंगे आदमी अगर दुखी है, तो वो जब कोट करेगा तो कोई ना कोई ऐसा पद उसके मुंह से बाहर आएगा जो कहीं प्रोटेस्ट का है, जो सत्ताओं के खिलाफ है, जो कहीं सत्ता के अन्याय के खिलाफ है। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि बहुत सारे तरह की शायरी होती होगी, बहुत तरह की कविताएं लिखी गई हैं, ये तो ठीक है, पर कहीं ना कहीं आदमी को याद तो वही रह जाता है जो उसके पक्ष में कहीं खड़ा होता है। तो गौहर साहब हो जाए, कुछ डिस्प्ले हो जाए उसका। इससे पहले कि मैं दावत दूं जोशी साहब को, नहीं, आप रजी भाई का ये हुक्म था कि पहले आप सुना दें, और उर्दू का ट्रेडिशन भी यही है कि मेजबान को पहले सुनाना होता है, मेहमान ये तो इनको बाद में। तो एक नज्म सुन लीजिए, फिर हम अच्छी तरह से राजेश को सुनेंगे। माय लॉर्ड, हाँ मेरा जुर्म है संगीन, बहुत ही संगीन। मैंने इस दौर ज़बां बंदी में लब कुशाई की जो जुर्रत की है, जुर्म है। जुर्म की जो चाहे सजा दे मुझको। आप हैं जिल्ले इलाही माय लॉर्ड, आपका काम था इंसाफ, तो इंसाफ करें। आपका काम था इंसाफ, तो इंसाफ करें। आप आजाद हैं, इंसाफ को जो चाहे शक्ल दें मंजूर। आप इंसाफ को बदला कर दें। आप इंसाफ को बदला कर दें। आप आजाद हैं, इंसाफ को लब सीने का औजार बना दें माय लॉर्ड। आप इंसाफ के खंजर से हर एक उंगली को काट कर फेंक दें। काटें तो कुछ ऐसे काटें, कोई उंगली किसी हाकिम की तरफ उठ न सके। आप आजाद हैं, इंसाफ को एक बेत में ढालें, जिससे सर उठाए कोई गर्द, उसको सजा दें जैसे कोई स्कूल के बच्चों को सजा देता है। हाँ मेरा जुर्म है संगीन, बहुत ही संगीन। आप जो चाहे सजा दें मुझको। गर इजाजत हो तो कुछ और भी मैं अर्ज करूं। हमको इतिहास बताता है कि इस दौर खिजा में यूं ही फूल खिलते हैं तो खिलते ही चले जाते हैं। हमको इतिहास बताता है कि इस दौर खिजा में यूं ही फूल खिलते हैं तो खिलते ही चले जाते हैं। एक बादल किसी कोने से उभरता है कहीं और सहरा पे बरस जाता है। नंगे पेड़ों की किसी शाख पे बैठी कोयल गाने लगती है तो गाती ही चली जाती है। नंगे पेड़ों की किसी शाख पे बैठी कोयल गाने लगती है तो गाती ही चली जाती है। यूं ही हर सिमत से आती है सदा, वादियां गूंजने लगती हैं उसी नगमे से। और कोई कितना भी चाहे कि उसे कैद करे, नगमा हर कैद से आजाद बिखर जाता है। नगमा हर कैद से आजाद बिखर जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। अब माइक राजेश जोशी साहब के हवाले। अपनी नज़में, और आप सब ये जान जाएंगे कि जो मैंने तारीफ की है उसमें जरा भी दोस्ती की मुबालगा आराई नहीं। प्रतिरोध क्या होता है, अब सुनना है। अब सुनिए प्रतिरोध क्या होता है जी। और वो प्राइम मिनिस्टर वाली नज्म आपने चुनी है या नहीं चुनी है? मैं सुना सकता हूँ, मेरे पास है वैसे। बिल्कुल सुनाए सर। उससे शुरू कर। उसी से शुरू कर। मध्य प्रदेशी में थे वो। ये एक थोड़ी सी ज्यादा पंक्तियों की कविता है, पर जब पहले फोन नंबर बदलता था तो अक्सर पोस्ट कार्ड लिखे जाते थे कि मेरा फोन नंबर बदल गया है। तो इसमें वाकया तो वही है, पर ये बात आज की है कि फोन नंबर बदल जाने की सूचना
उसी ढंग से दी गई है। इसमें मेरा नया फोन नंबर, मेरा फोन नंबर बदल गया था। बदल गए फोन नंबर की सूचना देने को कई पोस्ट कार्ड लिखे मैंने और तमाम दोस्तों के पते पर उन्हें पोस्ट कर दिया। दोस्त ने कहा कि एक पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को भी डाल दो, प्रधानमंत्री को पता नहीं तुमसे कब काम पड़ जाए। मुझसे क्या काम पड़ना था प्रधानमंत्री को, लेकिन मैंने सोचा कि काम पड़े न पड़े पर मेरा नया फोन नंबर प्रधानमंत्री के पास भी हो तो इसमें हर्ज क्या है। और एक पोस्ट कार्ड मैंने प्रधानमंत्री के पते पर डाल दिया। प्रधानमंत्री का कार्यालय चाहता तो एक सिरफिरे का शगल मानकर मेरे पोस्ट कार्ड को कचरे की डलिया में डाल सकता था। क्या बात है। पर मेरे पोस्ट कार्ड के पता नहीं क्या क्या अर्थ निकाले गए। समय ही ऐसा था, समय ही ऐसा था कि छोटी से छोटी बात को भी संदेह की नजर से देखा जाता था। मुश्किल से हफ्ता भी नहीं बीता होगा कि एक पुलिस वाले ने मेरा दरवाजा खटखटाया और पूछा, आपने ही प्रधानमंत्री को अपना फोन नंबर बदल जाने का पोस्ट कार्ड लिखा था? मैंने स्वीकार में मुंडी हिलाई तो उसने कहा कि चलिए आपको थाने पर बुलाया है। मन ही मन कहा मैंने, वाह मेरे प्यारे जनतंत्र, वाह, एक नागरिक के साधारण से पोस्ट कार्ड से इतना हड़कंप, एक साधारण से नागरिक के पोस्ट कार्ड से इतना हड़कंप। थानेदार ने मुझे देखते ही दनादन दागे एक के बाद एक के ही सवाल। क्या तुम कहीं के कोई अफलातून हो? तुमको अपना फोन नंबर बदल जाने की इत्तला प्रधानमंत्री को देने की क्या जरूरत थी? क्या प्रधानमंत्री तुमको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? क्या प्रधानमंत्री तुमसे बातचीत करते हैं? प्रधानमंत्री से तुम्हारी कितनी बार बातचीत हुई और कब कब? पिछली बार तुमने प्रधानमंत्री से कब बात की थी? मैंने कहा रुकिए श्रीमान, जरा सांस तो ले लीजिए। प्रधानमंत्री से मेरी कोई जान पहचान नहीं। मैंने सोचा लेकिन कि मेरे जैसे साधारण नागरिक के फोन नंबर बदल जाने की सूचना जब दूसरों को दे रहा हूं तो प्रधानमंत्री को भी दे दूं। प्रधानमंत्री के पास देश विदेश के तमाम महत्वपूर्ण फोन नंबर होते हैं, तो उनके पास अपने देश के एक साधारण नागरिक का भी फोन नंबर होना चाहिए। क्या इस जनतंत्र में प्रधानमंत्री और एक साधारण नागरिक के बीच चुनाव में वोट देने के अलावा कोई और संबंध नहीं हो सकता? एक साधारण नागरिक से बात करने का क्या कोई और कारण नहीं हो सकता? थानेदार को लगा कि शायद मैं कोई सिरफिरा हूं और व्यर्थ ही वे अपना वक्त मुझ पर बर्बाद कर रहा है। ऊपर का आदेश नहीं होता तो वे कब का मुझे एक दो झापड़ मारकर भगा देता। उसने लगभग बड़बड़ाते हुए अपने बगल में खड़े ठलुए से कहा, सरकार भी कैसे केसों के साथ फंसा देती है। जाकर मेरे लिए एक चाय बोला। इस बीच उसका कोई फोन आ गया और थानेदार फोन पर बतियाने में मसरूफ हो गया। मैं थक गया था और इस बीच इतना वक्त गुजर गया कि मुझे एक झपकी आ गई। अचानक मेरे फोन की घंटी बजी और मैंने लपक कर फोन उठाया। फोन पर बोलने वाले ने फरमाया कि मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूं। देखिए मेरी घड़ी अचानक बंद हो गई है। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय क्या वजह है? मैं किसी और से भी पूछ सकता था, लेकिन अचानक मेरी नजर अपनी टेबल पर पड़े आपके पोस्ट कार्ड पर पड़ी और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपसे ही पूछ लूं कि क्या समय हुआ है। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी कि आपने मुझे इस लायक समझा। मुझे बेहद खुशी होती ये बताते हुए कि इस समय मेरी घड़ी में क्या वजह है, लेकिन इसमें एक समस्या है जो मुझे परेशान कर रही है। प्रधानमंत्री की घड़ी में और एक साधारण नागरिक की घड़ी में बजने वाला समय क्या एक ही हो सकता है? क्या बात है, क्या किसी क्या ऐसे बात है। जनतंत्र की हम कल्पना कर सकते हैं
क्या किसी ऐसे जनतंत्र की हम कल्पना कर सकते हैं जिसमें सत्ता की घड़ी और जनता की घड़ी का समय एक ही हो? वाह, क्या बात। मेरी दिक्कत को थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे आप, लेकिन यकीन कीजिए सत्ताएं अपनी घड़ी का समय अपने देश के नागरिकों की घड़ी के समय से कभी नहीं मिलाती, और ज्यादातर गड़बड़ियां यहीं से पैदा होती हैं। क्या बात, वाह। तभी मुझे पुलिस वाले ने झंझोड़ कर जगाया और गुर्राया कि जाओ घर जाओ, और आइंदा ऐसी हरकत करोगे तो अंदर कर दूंगा। वाह, धन्यवाद। क्या बात, क्या क्या बात, वाह क्या। वाह वाह। हाँ, मैं जी, आवाज तो आ रही थी, तो और इनायत करें। और सुनो। जी जी जी। अच्छा, एक सर साहब, इनकी एक कविता बड़ी मशहूर हुई थी, मारे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वही बना रहे थे। जी ये नहीं आपके ऊपर है, लेकिन मैंने एक पूरी लिस्ट बना रखी थी। एक कवि कहता है भूलने की भाषा, निराशा एक बेलगाम घोड़े, वगैरह वगैरह, लेकिन मारे जाएंगे के ऊपर मैं अटक गया थोड़ा। सुनाता हूँ। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। क्या बात, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। वाह, धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगे उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। वाह, क्या सबसे बड़ा अपराध क्या है इस कहने। समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। क्या बात, क्या बात, क्या कहने। इसे कहते हैं शायरी। अब आह, आप पसंद की सुनाएं। ये तो फरमाइश की हो गई। एक मैं अंत में सुनाता हूँ, और इस नज्म का इत्यादि एक्सेट्रा। बहुत खूबसूरत है। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। इत्यादि तादाद में हमेशा ही ज्यादा होते थे। इत्यादि भाव ताव करके सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियां उठाते थे, नारे लगाते थे। इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे। उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वे ही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं। इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे, इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे। जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे तब उनके वो नाम हमें बतलाए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए थे, क्या बात, जिससे उनमें से कुछ पगार पाते थे, कुछ तो ऐसी दुर्घटना में भी इत्यादि ही रह जाते थे। वाह, इत्यादि इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। वाह, वाह, वाह। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। वाह वाह। करने को वो सारे काम करते थे। इत्यादि ही करने को सारे काम करते थे जिससे देश और दुनिया चलती थी। हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो ये सारे काम सिर्फ अपना परिवार चलाने को करते हैं। क्या कहने। इत्यादि हर जगह शामिल थे। इत्यादि हर जगह शामिल थे, पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि बस कुछ सिर्फ कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते थे। वाह 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 वाह, क्या बात।
क्या बात है। तो रजी भाई, हम लोग अब क्वेश्चन आंसर के लिए खोलें सेशन को। इतनी जल्दी आप लोग थक गए भाई, देर में भी शुरू किया था आप लोगों ने। देखिए हम इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे आप लोगों को। अभी जो है जोशी जी की सिर्फ 2 या 3 हमने सुनी, आपकी एक सुनी, और हमारी ऑडियंस बहुत ही, जिसको आज हिंदी के वर्ड लफ्ज में कहते हैं, उत्सुक है, बहुत ही बेचैन है कि कुछ जी। और एक्सट्रैक्ट करे आप लोगों के दिलों का हाल। और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर। आप क्वेश्चन आंसर में आज क्यों जाएंगे? आज तो आपसे यही पूछा जाएगा कि फिर आप सुनाइए, यही क्वेश्चन। चलिए, अ, राजेश सुनाए। चले गए? नहीं नहीं है, मौजूद हैं, हाँ? तलाश कर रहे हैं शायद। कौन? हेलो राजेश, आप हैं ना? हाँ, मैं तो हूँ। अच्छा, हाँ तो तो आप सुनाए। अच्छा, मैं सुना दूं पहले। चलिए मैं एक और सुना देता हूँ। मैं तो आपका जरूर इंतजार कर रहा था। आ, ये नज्म जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, हाँ। वो उस नज्म का जो आ, 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 मतलब क्या कहूँ, इंट्रोडक्शन उस नज्म का हिस्सा है। एक बड़ा मुशायरा था और वो 2002 के बाद की बात है। उसी साल में, और उसमें मैंने कुछ नज़में सुनाई। और मुशायरा सुबह 4 बजे ख़त्म हुआ बेंगलोर में। वहाँ एक नौजवान आया और उसने कहा कि आप साइंटिस्ट हैं, और आप अगर साइंटिस्ट हैं तो कुछ आप अच्छी शायरी नहीं कर सकते क्या? आपकी शायरी में बड़ा खून खराबा होता है। तो कुछ चढ़ते सूरज के बारे में, फूलों के बारे में, जुल्फों के बारे में, आंखों के बारे में, वगैरह वगैरह। तो आप ऐसी शायरी क्यों नहीं करते? आप तो साइंटिस्ट हैं। तो जाहिर है कि जबान तो मैंने भी, और राजेश साहब और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने असमत चुगताई और सादत हसन मंटो वगैरह से सीखी है। तो जबान के जोर पे उसको बेचारे को खामोश कर दिया। पर बात दिल में चुभ गई। ये नज्म है मैं चाहता हूँ, काफी पुरानी नज्म है, और उसको ही पहले सुनाई थी, सबसे भेजी थी मैंने दिल्ली पहुंचते ही। अ, मैं चाहता हूँ। जरूर जी। और आज के हालात पे भी है, ये बदकिस्मती है हमारी कि आज के हालात पे भी ये पूरी उतरती है। मैं चाहता हूं कि पर्वत पे एक नज्म लिखूं, एक ऐसी नज्म जो पहले कभी लिखी न गई। मैं चाहता हूं कि पर्वत पे एक नज्म लिखूं, एक ऐसी नज्म जो पहले कभी लिखी न गई। मैं चाहता हूं कि झरनों का बांकपन लिख दूं। ये चाहता हूं कि कागज पे काले लफ्जों से करूं मैं सप्त किसी शाम का तमाम सहर। धनक के रंग से खेलूं, लिखूं कि कुदरत ने मेरे कलम के लिए ही रचे हैं राज ये सब। मैं चाहता हूं किसी शाम बैठूं फुर्सत से। मैं चाहता हूं किसी शाम बैठूं फुर्सत से, वो शाम ऐसी हो जिस पर गुमा हो सुबह का। मैं तेरी आंखों की, जुल्फों की, तेरे होंठों की, तेरे बदन की, तेरे पैरहन की बात करूं। कोई ख्याल ना हो, बस ख्याल हो तेरा। कोई ख्याल ना हो, बस ख्याल हो तेरा। तेरे ख्याल में भीगी हुई हो सारी फजा। मैं चाहता हूं कि सर्दी की एक सुबह हो, मेरी बयाज मेरे पास हो लौह कलम, मेरे करीब हो बरगद का पेड़ जो मुझसे जमाना पहले ये सरगोशियों में कहता था, बचा के रखना ये उम्मीद और ये भोलापन। बचा के रखना ये उम्मीद और ये भोलापन, वो सारी राज की बातें मैं हूं बहू लिख दूं। मैं चाहता हूं कि कोहरे की एक चादर हो। मैं चाहता हूं कि कोहरे की एक चादर हो, मैं अपनी आंखों में आंसू लिए वहां जाऊं जहां पे छोड़ के आया था अपने बचपन को। कलम की नोक से मैं फिर उन्हें तलाश करूं
जो रिश्ते छूट गए और कभी न लौटेंगे। मैं कड़वे नीम के नीचे बनाऊं एक क्यारी, मैं नन्हे हाथों से पौधे लगाऊं फूलों के, बहार आए तो सब बांट दूं जमाने में। मैं चाहता हूं मगर मैं चाहता हूं मगर फुर्सते सुखन तो मिले। मैं चाहता हूं मगर तीरशा में गम तो ढले। ये आग खून की बारिश, ये आंसुओं की झड़ी, कदम कदम पे ये नफरत का सर बुलंद जुनूं, हकीकतें के जो बिखरी हैं मेरे चारों तरफ, हकीकतें के जो बिखरी हैं मेरे चारों तरफ, ये 4 रोज की मोहलत तो दे मुझे हमदम, कहीं तो शम्मा जले, कहीं तो शम्मा जले और कहे कि फुर्सत है, लिखो वो नज्म जो पहले कभी लिखी न गई, लिखो वो नज्म जो पहले कभी लिखी न गई। बहुत खूब भाई, बहुत खूब गौहर साहब, बहुत खूब। राजेश, हाँ, आपका नंबर। मुझे सुनाना। जी 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 बिल्कुल, लगातार आपसे सुनने की फरमाइश हो रही है। रजी भाई ने ये अल्टीमेटम फरमाइश तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जाहिर है कि बड़ा नाम है भी, जरा कुछ हम लोगों को भी दे दें कुछ दिन तक के लिए, हम लोग भी जरा हिले डुले, थोड़ा सा गर्मी हम लोग के अंदर भी आए। जरूर जरूर। ये कविता है रोशनी। हम्म। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था, इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। कभी कभी अचानक जब घर की बत्ती गुल हो जाती थी, तो किसी न किसी पड़ोसी के घर में जलाई गई मोमबत्ती की कमजोर सी रोशनी हमारे घर तक चली आती थी। कभी कभी सड़क की रोशनी खिड़की से झांक कर घर को रोशन कर देती, और कुछ नहीं तो कहीं भीतर बची हुई कोई धुंधली सी मगर जिद्दी रोशनी कम से कम इतना तो कर ही देती थी, कम से कम इतना तो कर ही देती थी कि दिया सलाई और मोमबत्तियां ढूंढ कर जला ली जाए। क्या बात। कोई कहता है कि इतना अंधेरा तो तब भी नहीं था जब अग्नि काठ में या पत्थर के गर्भ में छिपी थी। तब इतना धुंधला नहीं था आकाश, नक्षत्रों की रोशनी धरती तक ज्यादा आती थी। वाह। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था, इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। लगता है कि ये सिर्फ हमारे गोलार्ध पर उतरी रात नहीं, पूरी पृथ्वी पर धीरे धीरे फैलता जा रहा अंधकार है। अंधेरे में सिर्फ उल्लू बोल रहे हैं और उनकी पीठ पर बैठी देवी फिसल कर गिर गई है गर्त में। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था कि मुंह खोलकर अंधेरे को कोई अंधेरा न कह सके, कि हाथ को हाथ भी न सूझे, कि आंख के सामने घटे अपराध की कोई गवाही न दे सके। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जी, अगली नज्म। काफी नहीं, और नज्म। और सुने। जी बिल्कुल। अच्छा, एक छोटी सी नज्म सुनाता हूँ, गांधी की घड़ी। जरूर। गांधी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है, गांधी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है। हम एक ऐसे समय के नागरिक हैं जिसमें न स्मृतियां बची हैं न स्वप्न। मुट्ठी भर नमक से समुद्र में उठे ज्वार की लहरें वापस लौट चुकी हैं। रेत पर सिर्फ मरी हुई मछलियां, घोंगे और केकड़े पड़े हैं, और हवा दुर्गंध से भर गई है। तुम्हारी ऐनक के कांच धुंधले हो गए हैं, उनके आर पार दिखना बंद हो चुका है। लोकतंत्र एक फैशन में बदल रहा है। क्या बात है। लोकतंत्र एक फैशन में बदल रहा है। एक विदूषक किसी तानाशाह की मिमिक्री कर रहा है। हमारी भाषा के पहले अक्षर को हिंसा के आगे रखकर तुमने रच दिया था जिसका विलोम प्रायोजित भीड़ ने
लतिया कर फेंक दिया है उसे घोड़े के जहर पर। क्या बात, ये क्या जो कहने, हमारे समय की हालत है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। हिसाब किताब से 12:30 बजे तक आपको चलना था, और चला सकते हो तो अच्छी बात होगी। जी क्या कहा रवि भाई, मैंने सुना मैंने नहीं। ये कहा कि अपने हिसाब से हमारे, या ऑडियंस के हिसाब से जिससे वो ट्यून्ड हैं, 12:30 बजे तक ये मामला चलता है और चलना चाहिए। तो अब ये आप करीब हो रहे हैं, थोड़ा देर में शुरू हुआ, लेकिन इसे करें, फिर मौजम साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे आ जाएंगे, एंड देन पीपल कैन मेक कमेंट्स। तो आप एक दो नज़में जोशी जी से और अपने जो है सुना करके इसको, आपकी एक नज्म आप अगर बुरा न माने, जब टूट गए तो हार गए और दूसरी सुबह, या मेरी तलवार है, ये मेरा कलम, ये सब जो है आपकी, ये गौहर साहब आपके बारे में, पता नहीं आप, अच्छा, आपके पास है कि आपके जहन में है कि नहीं, या आप जो चाहें। मुझे ढूंढनी पड़ेगी। मैं एक नज्म सुना देता हूँ, पुरानी नज्म है जो आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनाई है वो। जी जी जरूर। ये नज्म जो है वो तब लिखी थी जब वाजपेयी जी ने सत्ता संभाली थी। उस दिन जब वो शपथ ले रहे थे, नया लिबास, नया लिबास पहनकर ये क्यों समझते हो कि सारे खून के धब्बों को तुम छुपा लोगे। क्या बात। नया लिबास पहनकर ये क्यों समझते हो कि सारे खून के धब्बों को तुम छुपा लोगे। जो बस्तियों को जलाते रहे हो बरसों से, उन्हीं की राख है अब तक तुम्हारे चेहरे पर। सदा बच्चों की आती थी जब अंधेरों में, तुम्हारे पैर थिरकते थे, रक्स करते थे। घरों में सिसकियां, आहें या आंसुओं की कतार तुम्हारे दिल को सुकून बख्शती रही अब तक। धर्म शराब था, बांटा गया, नशा भी हुआ, और इस नशे में बहुत कुछ लुटा दिया तुमने। हर एक फूल से, रंगों से तुमको नफरत है, न जाने कितना असासा जला दिया तुमने। हर एक बाग में नफरत के बीज बोते रहे, फसल खड़ी अब काटने को आए हो। फसल खड़ी है तो कब काटने को आए हो। फरेब झूठ की बैसाखियों पे चलते रहे, और अब जो पैर निकाले हैं जाने क्या होगा। शहर शहर को जलाकर हमेशा तुमने कहा, यही है मुल्क की खिदमत, यही वतन से है प्यार। तुम्हारे कदमों के आहट से दिल धड़कता था, तुम्हारे बढ़ते कदम अब भी वहशियाना हैं। ये भूल जाएं और सब तुम्हारे साथ चलें। तुम्हारे हाथों के खंजर, छुपे हुए त्रिशूल, चमकते भालों को भूलें, तुम्हारे साथ चलें। दहकते शोलों को भूलें, तुम्हारे साथ चलें। तुम्हारे साथ चलें और तुमको मौका दें कि आग खून से, आंसू से दिल नहीं बहला। वतन को तोड़ना टुकड़ों में अब भी बाकी है। बहुत करीब हो तुम तख्तो ताज से माना, बहुत करीब हो तुम तख्तो ताज से माना, मगर जो राख है हिटलर की नर्क जाती है, और आज उस नर्क में हम रह रहे हैं। मगर जो राख है हिटलर की नर्क जाती है, बहुत करीब हो तुम तख्तो ताज से माना, मगर जो राख है हिटलर की नर्क जाती है। जवान जिस्म ही तो इसका ईंधन है। मैं साथ आऊं तुम्हारे, तुम और तुमको मौका मिले, वही करोगे जो नस्लों के पूजने वाले, वही करोगे जो नफरत के मानने वाले तमाम मुल्कों में करते रहे हैं आज तलक। मैं साथ आऊं तुम्हारे और तुमको मौका दूं। मैं कैसे खून के धब्बों को धोखा दूं। लिबास कोई भी हो, तन को ढांप सकता है। लिबास कोई भी हो, तन को ढांप सकता है। ये जहन, सोच, तरीके छुपा नहीं सकता। नया लिबास पहनकर ये क्यों समझते हो कि सारे खून के धब्बों को तुम छुपा लोगे। तो बेहद शुक्रिया। बहुत खूब। जी जोशी साहब, आप हैं टेलीफोन पे या? जोशी साहब जोशी साहब भोपाल में होते हैं,
भोपाल से बात कर रहे हैं? जी जी, वो भोपाल से हैं। हमारे भोपाली दामाद यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे मॉडरेटर साहब। अच्छा, हम वतन। हम वतन है नहीं, ससुराल वाले। आपकी दो नज्मों का इंतजार है जी, वो कट गया था। अच्छा, मैं एक और नज्म सुनाऊं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डाल दिया उन्होंने, चलिए। हाँ वो वो मखौटा जो थे पिछले वाले, इस नए वाले पे नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, वो उनकी तरफ थोड़ा कनेक्शन गड़बड़ है। तो मैं एक नज्म देखता हूँ। अ, पता नहीं मैंने ये नज्म पहले सुनाई है या नहीं सुनाई है। ये नज्म मैंने एक कॉन्फ्रेंस में पढ़ी थी, और इस नज्म का फिर 7-8 जबानों में फौरन ही तर्जुमा हो गया। और ये बड़ी अजीब बात थी कि ये नज्म दिल्ली के फसादात के बाद मैंने लिखी थी, और लोगों को ऐसा लगा अलग अलग जबानों में, फ्रेंच से लेकर अरबिक, अफ्रीकान्स और दूसरी जबानों में, उनको लगा कि ये उनकी कहानी भी कहीं ना कहीं कहती है। तो मुझे जाहिर है कि बहुत दुख था इस बात का कि ऐसी नज़में और जबानों में भी ट्रांसलेट की जाएं और उनको लगने लगे कि उनकी वो कहानी भी कह रही हैं। गवाही। जी। गवाही दो कि तुम इस दौर में से गुजरे हो जब दौरे खिज़ां था। गवाही दो कि तुम उस दौर से गुजरे हो जब दौरे खिज़ां था। गवाही दो कि बहते वक्त के धारे बहुत संगीन थे तब, बहाव तेज था और तैरना मुश्किल था बेहद। गवाही दो कि तुम उस दौर से गुजरे हो जब हुक्काम ने खुद को खुदा समझा। गवाही दो कि तुम मौजूद थे जब इस वतन के पासबानों ने अंधेरी रात में रियलगार बोला था, हर एक शहरी को सफारा किया था। गवाही दो अंधेरी रात थी और मुल्क में डाका पड़ा था। सफ़ें जब बिक चुकी, हर जेब खाली हो चुकी तब, गरीबों के लहू से, गरीबों के लबों से रोटियां तक छीन ली थी। गवाही दो जिन्हों को सरबरहना घरों में बस्तियों में घूमता देखा है तुमने। गवाही दो कि नफरत साथ थी उसके। गवाही दो उसी नफरत ने उनके घर जलाए जो अपने हक की खातिर शाहराहों पर खड़े थे। गवाही दो वो सहमे लोग देखे हैं कि जिनके घर जले थे। गवाही दो दुकानें दस्तगाहें और घरों की राख पैरों से लिपट कर रो रही थी। असल में जब मैं वहां से लौटा था तो वहां जले हुए घर थे, और अक्सर ऐसा होता है कि जले हुए घरों के बाद वहां बुझाने के लिए पानी डाला जाता है, फायर ब्रिगेड आता है, और वो कई दिन तक राख जो है वो पानी में के साथ रहती है वहां पर। और जब मैं घर लौटा हूं तो मेरे जूतों के साथ वो राख आई थी। गवाही दो दुकानों दर्सगाहों और घरों की राख पैरों से लिपट कर रो रही थी। गवाही दो कि शाहों की अदालत नफरतों से भर चुकी है। अदालत मुजरिमों के कटघरे में खड़ी है हाथ बांधे। सही इल्जाम है इन मुंसिफों पर, किताबों और कलम को बेच डाला, मुंसिफी को बेच डाला। गवाही दो ये सब सस्ता बिका था। गवाही दो कि अब इंसाफ जनता की अदालत में खड़ा है। गवाही दो कि अब इंसाफ जनता की अदालत में खड़ा है। गवाही दो यकीन रखो कि इस दौरे खिजा में भी तुम्हारी हर गवाही दर्ज होगी। तुम्हारी हर गवाही पर यहाँ इंसाफ होगा। तुम्हारी हर गवाही से गरेबां चाक हैं जितने सिलेंगे। तुम्हारी हर गवाही से बहारें अपने पैराहन की ज़ेबाइश करेंगे। तुम्हारी हर गवाही से गरेबां चाक हैं जितने सिलेंगे। तुम्हारी हर गवाही से बहारें अपने पैराहन की ज़ेबाइश करेंगी। तुम्हारी हर गवाही अगली नस्लों के लिए राहों में उजियारा बिखेरेगी। गवाही दो कि तुम पर कर्ज है ये,
गवाही दो कि तुम पर फर्ज है ये। बहुत खूब, माशाल्लाह जी। मुश्किल नज्म है, जो जी इमेजेस सामने उभरती हैं वो बहुत परेशान कुन होती हैं, तो इस नज्म का पढ़ना भी, ऐसी नज्मों का पढ़ना भी बहुत जी जी। मुश्किल हो जाता है। वाह। बहरहाल मैं जोशी साहब को फिर से टेलीफोन करता हूँ, क्योंकि वो फिर से डिस्कनेक्ट हो आप गए। जोशी साहब ने आपके ऊपर कर दिया। मैं देखता हूँ। जी, आए, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप पढ़ें, आप पढ़ें। अच्छा ठीक। हाँ हाँ, उनका कनेक्शन फिर से चला गया। वहां पर कनेक्शन की प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में इस वक्त। तो हम ने अपना टेलीफोन नंबर जो जो दिया, जाहिर है तो वो हर लेवल पे उसका असर दिखाई दे रहा है। वो टेलीफोन नंबर नहीं देना चाहिए था। तो एनीवे, है ना। जी, हुक्म करें आप। तो कनेक्शन कट गया। वो रजा भाई वो चले गए क्या? हाँ, मेरे ख्याल में कनेक्शन मिल नहीं रहा, फोन से भी कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम शुरू से ही है वहां पर। वो इतनी देर चल गया, यही बड़ी बात है। अच्छा, तो हाँ मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि अभी मैं मौजम साहब को बुलाता हूँ, और जी, मौजम साहब उसको अपने इम्प्रेशन दें। एंड अगर वो कुछ और ज्यादा, उनसे भी मैं कहूंगा कि वो बहुत ज्यादा ना बोले। उनकी तबीयत कुछ ऐसी है। शुरुआत हमने रजी भाई उससे की थी, फिलिस्तीन से। तो मेरे ख्याल में फिलिस्तीन पे ही खत्म करते हैं। जी कर दे। तौफीक सियाद की एक अच्छी, बहुत खूबसूरत नज्म है, छोटी सी है बहुत। जी उसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप बुला जी लें। जी जी जरूर। कहीं आसान है, ये उन्वान है इसका। कहीं आसान है हाथी का एक सुई के नाके से गुजर जाना। कहीं आसान है इन कहकशाओं में किसी मछली को तलाश कर लेना। कहीं आसान है सूरज को बुझा देना, हवाओं को कैद कर लेना, या मगरमच्छ को जबान खल्क सिखलाना। बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे अज़्म की इस झिलमिलाती लौ की ताबानी को बुझा देना, हमारी मंजिल की जानिब उठते हुए कदमों को रोक देना। कदम, बस एक कदम, बस एक कदम। वाह, काफी ऑप्टिमिस्टिक जी एक्सप्रेशन है, और होना भी चाहिए। तो मैं मौजम साहब को बुलाता हूँ, जी जी मैं इंक्लूडिंग रिमार्क से आप लोगों को जरा एक्सप्रेस करें। जी मौजम साहब। हाँ, तो मैं इंतहाई खुशी और मसरत का मकाम है कि हमको दो सरकर्दा शोरा, एक उर्दू के और एक हिंदी के, उन लोगों को वर्चुअली सुनने का मौका मिला, जो कि फेस टू फेस सुनने का एक बहुत ही करीब तरीन बदल समझ लीजिए इसको। और जी तो भरा नहीं है, और फिर किसी वक्त जो है, और इस मजलिस को जारी रखा जाएगा। तो मैं बिल्कुल मुख्तसर ये अर्ज करना चाहूँगा कि लॉर्ड कृष्णा का जो पैगाम था मुज़ाहमत और रेवोल्यूशन का, वो हम अव्वल तरीन मुज़ाहमती शायरी के उसमें पेश कर सकते हैं। और उसके बाद जो है 1857 एक अहम लैंडमार्क है, और वहाँ बहुत शायरी की गई, मुज़ाहिमती शायरी की गई। और फिर जो 1940s की जो तहरीक आज़ादी थी, उसमें भी कई शायरों ने, और मुझे इस वक्त मौलाना हसरत मोहानी का एक शेर याद आ रहा है मशक़ सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी, हसरत की तबीयत थी एक तुरफ़ा तमाशा है। और
उसके बाद और भी ये सिलसिला जो है कई शायरों ने रखा है। सूफिया हजरात की का जो कंट्रीब्यूशन है मुज़ाहिमती शायरी के ताल्लुक से, वो जनाब गौहर साहब ने उसकी तरफ इशारा किया था। और मैं अब आखिर में फैज़ अहमद फैज़ की एक बड़ी खूबसूरत नज़म से अपने जो है ख्यालात के इजहार को खात्मे पे लाता हूँ। तो वो नज़म सुनिए। हर एक दौर में, हर ज़माने में हम जहर पीते रहे, गीत गाते रहे, जान देते रहे जिंदगी के लिए, साअते वस्ल की सरखुशी के लिए, दीनो दुनिया की दौलत लुटाते रहे। फ़क्र फाके का तोशा संभाले हुए जो भी रास्ता चुना उस पे चलते रहे, माल वाले हिकारत से तकते रहे, तान करते रहे, हाथ मलते रहे। हमने उन पर किया हर्फ हक संग जन, जिनकी हैबत से दुनिया लरसती रही, जिन पे आंसू बहाने को कोई न था, अपनी आंख उनके गम में बरसती रही। सबसे ओझल हुए हुक्म हाकिम पे हम, कैद खाने सहे, ताजियाने सहे, लोग सुनते रहे साजे दिल की सदा, अपने नगमे सलाखों से छनते रहे। खूचका दहर का खूचका आईना, दुख भरी खल्क का दुख भरा दिल है हम, तब शायर जंगाहे अदलो सितम, मुनसिफ खैर व शर, हक व बातिल है हम। अब जो है रईस साहब, बैक टू यू। जी जी, बहुत बहुत ही बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद नहीं थी कि आप फैज को पूरा पढ़ देंगे, बहरहाल अच्छी बात है, बहुत ही जबरदस्त। अब जाहिर है उनकी सारी नज़में, उनके बारे में क्या कहा जाए, वो वही बताती हैं, वही सिखाती रही हैं, वही गौहर साहब ने उसका एक्सटेंशन किया है, वही जोशी साहब ने वही बात हिंदी में कह दी है, वही कमलेश्वर कहते रहे हैं। तो ये तो चल ही रहा है, और सामने आपके मोदी जी भी है, वो भी एक चीज है। तो वही वो ये एक्सप्रेशन, लड़ाई का जो है एक सिलसिला जारी है, और कविताएं और शायरी जो है वो एक बहुत बड़ा टूल है हमारे लिए। उसके बगैर, यानी ये जो रेजिस्टेंस का मामला है, चाहे वो पोएम में हो, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे वो पेंटिंग में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन में हो, बगैर उसके तो गाड़ी बढ़ती नहीं। तो मैं इसके बाद तो यही कहूँगा कि रफत साहब संभालें, और उससे पहले अगले हफ्ते का एक पोस्टर दिखा दें जैसा कि तरीका है, एंड देन वी विल जस्ट मेक सम कमेंट्स एंड कमेंट्रीज एंड क्वेश्चन किसी को करना है। रजा साहब मौजूद हैं भाई। अगले हफ्ते जो है our own Dr. Angna P. Chatterjee from University of Berkeley, वो जो है मेन स्पीकर हैं, and she is going to talk on atrocity in Nuh, Haryana, racial and the general concept of racialization, Islamophobia and the Hindu right. आपको इंट्रोडक्टरी स्पीकर जो है जाउस सलाम साहब होंगे, who is the senior editor at Hindu and is a very well-known columnist and author, जो पिछली बार आप एज ए मेन स्पीकर भी थे। और concluding remark will be given by Dr. Amarjeet Singh, a scholar and emeritus professor in Ohio University. Don't get mistaken by Ohio State University. This is a different university in Ohio. आप लोग से उम्मीद है कि इसमें शामिल होंगे। Dr. Angna Chatterjee is very well known as a scholar and an activist here in the USA, very well associated with all the parties who are campaigning for. So over to Dr. Rafat Hussain. जी, शुक्रिया रजी भाई। और इससे पहले के क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन हम लोग शुरू करते हैं, मैं गौहर रजा साहब, राजेश जोशी साहब और मुअज़्ज़म सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह बावजूद हम लोगों को जो है दोनों हजरात सुनने को मिल गए। The question and answer session is open now, so you can raise your digital hand और जो है चैट बॉक्स में अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दीजिए। तो मैंने अभी तक कोई डिजिटल हैंड तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चैट बॉक्स में भी कुछ नहीं है, लेकिन फ्लोर इज ओपन नाउ। तो जिनको भी कोई सवाल
या कमेंट करना है तो जो है अपनी ख्वाहिश जाहिर करें। बेहतर ये होगा कि इसको क्वेश्चन तो, आंसर के तो, बजाय कमेंट्स ही रखें। तो कुछ लोगों के क्योंकि सवाल भी होते हैं। मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। जी। तो गौहर रजा साहब, आपकी एक गजल आपने लिखी है, और वो जो गजल है वो मैंने पढ़ी, और आजकल के जो हालात हैं हिंदुस्तान में, तो उस गजल को पढ़ के लगा कि आपने इसी वक्त लिखी है वो गजल। तो आजकल हिंदुस्तान और मिडल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है, तो उस गजल के बारे में बल्कि आपको गजल पूरी की पूरी सुना दीजिए, और उस पे जो है कुछ फरमाइए। आप धर्म में लिपटी वतन परस्ती की बात कर रहे हैं? जी हाँ। मैं जरूर सुना देता हूँ। ये एक मुशायरा होना था, और उससे जरा पहले 2-3 दिन पहले डीसीएम का मुशायरा जो हुआ करता है, जी हाँ। जी। वो उस मुशायरे से जरा पहले जेएनयू के ऊपर अटैक हुआ था, स्टूडेंट्स पे अटैक हुआ था। और मैंने उसी शाम को, अगले दिन मुशायरा होना था, शाम को मैंने ये गजल कही थी, और अगले दिन ये यही मुशायरे में पहली बार पढ़ी थी। 2016 की बात है। मैं जरूर इसके अशार पेश कर देता हूँ। धर्म में लिपटी वतन परस्ती क्या क्या स्वांग रचाएगी, धर्म में लिपटी वतन परस्ती क्या क्या स्वांग रचाएगी, मसली कलियां झुलसा गुलशन जर्द खिजां दिखलाएगी। यूरोप जिस वहशत से अब भी सहमा सहमा रहता है, यूरोप जिस वहशत से अब भी सहमा सहमा रहता है, खतरा है वो वहशत मेरे मुल्क में आग लगाएगी, वाह खतरा वाह। है वो वहशत मेरे मुल्क में आग लगाएगी। जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है। गैस कदा लफ्ज के ऊपर कुछ दोस्तों ने एतराज किया था, लेकिन उससे बेहतर मुझे गैस चेम्बर का कोई बहुत नहीं, गैस का ऑप्शन। दाम मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा आपने कॉइन किया है। मुनासिब। जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है, अंधी वतन परस्ती हमको उस रास्ते ले जाएगी। अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान लिया, अंधे कुएं में झूठ की नाव तेज चली थी मान लिया, लेकिन बाहर रोशन दुनिया तुमसे सच बुलवाएगी, लेकिन बाहर रोशन दुनिया तुमसे सच बुलवाएगी। नफरत में जो पले बढ़े हैं, नफरत में जो खेले हैं। और जब मैं ये शेर 2 शेर कह रहा था तो मेरे जहन में शाखा का तस्वुर था। नफरत में जो पले बढ़े हैं, नफरत में जो खेले हैं, नफरत देखो आगे आगे उनसे क्या करवाएगी, नफरत देखो आगे आगे उनसे क्या करवाएगी। बहुत और जब अगला शेर मैं पढ़ रहा था तो जितने पोइट्स बैठे हुए थे पीछे डीसीएम के मुशायरे में, उनमें से किसी ने अपना सम्मान वापस नहीं किया था। फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौटाए हैं सम्मान, फनकारों से पूछ रहे हो क्यों लौटाए हैं सम्मान, पूछो कितने चुप बैठे हैं शर्म उन्हें कब आएगी, पूछो कितने चुप बैठे हैं शर्म उन्हें कब आएगी। ये मत खाओ वो मत पहनो इश्क तो बिल्कुल करना मत, ये मत खाओ वो मत पहनो इश्क तो बिल्कुल करना मत, देशद्रोह की छाप तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगी, देशद्रोह की छाप तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगी। ये मत भूलो अगली नस्लें, ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती हैं, आग कुरेदोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी, आग कुरेदोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी। 6 तारीख को मुशायरा और 9 तारीख को जी टेलीविजन ने मुझे इस गजल को और जो नज़में मैंने पढ़ी थी उनको लेकर के मुझे देशद्रोही का खिताब दे दिया। फिर मुझे जाहिर है कि कोर्ट जाना पड़ा। वो लंबा चलता रहा 2 साल तक, और 2 साल बाद उनको माफी मांगनी पड़ी, उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ जो कुछ उन्होंने कहा था उसको लेकर के।
बहरहाल ये लड़ाइयां तो चल रही हैं और ये जद्दोजहद का हिस्सा हैं। अगर आपका कलम चलेगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत उम्दा। बेहद शुक्रिया। रजी भाई, क्या कुछ लोगों को मैं जबरदस्ती हाँ कर? बिल्कुल, तो आपके वो प्रोफेसर मुनीरा हैं यहाँ पे, उनसे जी कहिए, जी। आपका हाथ कहिए उठाओ। आप नजीर साहब को कहिए, आयशा आयशा श्रीकांत मुनीरा। जी श्रीकांत चोपड़ा हैं, वो बैठे हैं, मुखिया जी तो निकल गए। एक हाथ जी आयशा मुनीरा साहिबा, उन्हीं का हाथ उठा जी। अनम्यूट कर लीजिए। वन सेकंड, या सॉरी, वन सेकंड जी। अब आप आयशा, आपने को अनम्यूट कर सकती हैं। जी सॉरी। जी जी शुक्रिया जी। अनम्यूट, आई वाज नॉट बीइंग अलाउड टू अनम्यूट, नाउ या आई एम। मैंने मेरी थैंक यू गलती। सो मच, थैंक यू सो मच। मैं तो बिल्कुल मसरूर हूँ इस वक्त, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है और कभी कभी आंखों में आंसू, कभी मुस्कुराहट। मतलब आई हैव अ वेरी मिक्स्ड काइंड ऑफ फीलिंग्स राइट नाउ। एंड तौफीक ज़ियाद को जब कोर्ट की का ट्रांसलेशन उन्होंने प्रेजेंट किया, ऐसी बहुत सारे शायर और शायरा इंडिया और पूरी दुनिया में हैं अभी भी, जो लिख रहे हैं, कलम की ताकत से मुज़ाहमत कर रहे हैं, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, जो कि ज़्यादा लास्टिंग होता है, जिसकी उम्र ज़्यादा लंबी होती है ज़िंदगी के बाद भी। वो रेजिस्टेंस, वो मकावमा या मुज़ाहमत किताबों में और लोगों की मेमोरीज में रहता, ये चीज़, ये नज़में रहती हैं, ये गज़लें रहती हैं। तो मुझे अहमद फैज़ याद आ गए। गौहर साहब को सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने लाइव अब तक सुना नहीं था। एक सवाल था, जैसे आपने तौफीक ज़ियाद को पढ़ा, तो मुझे एक बात छोटी-सी ज़हन में आई। एक तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि कलम के ज़ोर से हम बहुत कुछ, शायर बहुत कुछ अचीव करते हैं, लेकिन जो तलवार चलाने वाला होता है, वो मासूमों की ज़िंदगी तब तक ले चुका होता है। इट्स वेरी ऑब्वियस एंड इट्स अ क्वेश्चन दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस जो है, कलम के ज़ोर से जो रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस के ज़रिए हम किसी जेनोसाइड और मैसेकर को कैसे रोक सकते हैं, ये नहीं समझ में आता। क्योंकि जब हम, जैसे एडवर्ड सईद कहते हैं कि काउंटर नैरेटिव हमें तैयार करना चाहिए। जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमेशा एक प्रोपेगेंडा में मसरूफ रहती है, एंड इट्स ऑलवेज इन द क्लच ऑफ द एम्पायर। बट पावर जिसके पास है, वही एम्पायर है करंटली। एंड वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म, जहाँ पे अम, मश क्या कहना चाहिए, जंगी सामानों का बहुत जबरदस्त बिजनेस है दुनिया में, और जंगें ही ल्यूक्रेटिव हैं, जंगों से पैसा है। तो जब तक ये जंगें अपना काम कर जाती हैं, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस कब तक काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो ठीक है, अगली जनरेशन उससे कथारसिस उनको मिलता है, हमें भी मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पोइट्स भी रहे हैं दुनिया में। मैं एडवोकेसी नहीं कर रही, बस मैं पूछ रही हूँ कि ये काउंटर नैरेटिव प्रोड्यूस करने से, उससे भी कैंसल कल्चर एक हमारा है, जिसमें ये कहा जाता है दिस इज जस्ट अनदर काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा, इवन इफ इट्स ऑन द मार्जिन्स। जैसे तौफीक ज़ियाद हैं, समी अल कासिम हैं, महमूद दरवीश हैं, अ, बहुत ऐसे पोइट्स पैलेस्टीन से भी आए हैं। तो अ, उनका नाम क्या है, इब्राहिम तुकान है, फदवा तुकान है। तो ये सारे शायर और शायरा। तो ये काउंटर नैरेटिव कैसे वर्क करता है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपके ख्याल में या किसी के भी ख्याल में, यहाँ पे काउंटर नैरेटिव जो तैयार करते हैं मुजाहिमत की शायरी से, प्रोटेस्ट पोएट्री से, तो उसके साथ कुछ ऐसे शोरा भी हैं, जैसे राइटर्स हैं, जैसे गस्सान कनाफानी, उन्होंने रेजिस्टेंस को, आर्म्ड रेजिस्टेंस और कलम का रेजिस्टेंस दोनों इस्तेमाल किया है। आपकी नज़र में क्या वो इफेक्टिव है? क्या आपको लगता है उन्होंने सही किया? मतलब इट्स नॉट अ मॉरल क्वेश्चन जब लोग मर रहे हो, लेकिन
मतलब इसके बारे में कोई कुछ कहना चाहेगा, क्योंकि आप, आई नो दैट पोएट्स आर वेरी सेंसिटिव, और यहाँ पे मैंने 2 बड़े शोरा को सुना एंड आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर कलाम। तो ये नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के साथ जो कंबाइन करते हैं वायलेंस को भी, जैसे फ्रांस फैनॉन है, वो थियरिस्ट है। गस्सान कनाफानी बहुत ही यंग एज में ही वाज बॉम्ब्ड एंड किल्ड। वो फिक्शन राइटर थे, मार्क्सिस्ट एंड पैलेस्टीनियन लिबरेशन के लिए काम किया उन्होंने। तो आपको लगता है ये कॉम्बिनेशन, इज इट वाइज, इज इट मॉरल और इमोरल? कुछ मैं इस पे सुनना चाहूंगी किसी से, आप लोगों से। रजा साहब, वो जोशी जी आ गए हैं, उनके चेहरा मैं देख रहा हूँ। अगर जी। आप कनेक्ट करें तो उन्हीं से पूछें, कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? क्या पता उनकी आवाज उधर आ रही हो। ये तो सैमसंग SM समथिंग। जोशी जी आप हैं? कुछ आप- आवाज एक्चुअली हाँ, मुझे वाह, ये नहीं वाह। पता है कि नहीं, आ बिल्कुल रही है बोलिए, आवाज, आप वाह। बोलिए, आप बोलिए, अच्छा अच्छा। बोलिए, हाँ, बोलिए। वो ये सही है जो अभी कह रही थी मोहतरमा कि एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस कितना एग्जिस्ट कर सकता है, एक जब बिल्कुल सामने तलवार लेके कोई खड़ा हो, और जब बिल्कुल जिस तरह का हिंसक माहौल है, जिस तरह के वायलेंस का माहौल है, उसमें कैसे, और एक पोइट कहाँ तक जा सकता है, एक एक्टिविस्ट हो सकता है और पोइट भी हो सकता है। एक बहुत पुराना वाकया है कि पेरू में एक शायर थे जेवियर हेराल्ड, वो उसमें क्रांति में उतर गए और अल्टीमेटली मारे गए। सर के मारे। तो उन पे बहस चली पूरे पेरू में कि क्या एक पोइट को इस तरह से बंदूक लेकर क्रांति में जाना चाहिए। तो वहां के एक दूसरे पोइट हैं वाशिंगटन डेलगाडो, उनने कहा कि आपको तो सिर्फ हिंसा, सिर्फ बंदूक की हिंसा ही पता है, लेकिन जो सारे समाज में जो व्यवहारिक हिंसा होती है, जिस तरह हम बच्चों को होटलों में और इसमें काम करते हुए देखते हैं, जिस तरह लड़कियों और औरतों को वेश्यालयों में ले जाया जाता है, ये हिंसा, इस हिंसा का जवाब कौन देगा? तो जो एक व्यवहारिक हिंसा है, जो एक प्रैक्टिकल हिंसा है जो समाज में, वो बंदूक की हिंसा से भी ज्यादा भयानक ढंग से होती है। तो अगर कोई पोइट अगर बंदूक लेकर क्रांति में उतर जाता है तो उससे फिर क्यों गिला किसी को होना चाहिए, और क्या गलत है वो? तो ये बहस पुरानी है, और मुझे लगता है कि सही है कि हर कोई तो बंदूक लेकर नहीं उतर सकता, पर फिर भी मुझे लगता है कि शब्द को अपना काम तो करना ही पड़ेगा। और आप जेलों में डालेंगे, फैज साहब को इतनी बार जेलों में डाला गया, और हिंदुस्तान में अभी बहुत सारे लोग जेलों में हैं, जो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राइटर्स हैं, वो जेलों में हैं। तो ये तो होगा। बहुत सारी सरकारें ऐसी आती हैं, जब भी सत्ता को लगता है कि अब उसके हाथ से सत्ता खिसक रही है, या उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक रही है, तो उसको ऐसा लगता है, और तब वो सबसे पहला आक्रमण उसका जो है वो अदब पे ही होता है। तो इसलिए ये होगा, और इसमें इससे यानी शब्द का काम खत्म नहीं किया जा सकता, शब्द का काम नहीं रोका जा सकता, मुझे लगता है। तो यही कुल जमा है कि हमारे पास तो शब्द ही है जिससे हम लड़ेंगे, और तमाम पूरा इतिहास इसका गवाह है कि तो अ, तो उसका एक्सटेंशन, उसी एक्सटेंशन में अगर ये ब्रीफली पूछें कि हम्म, अभी जैसे मान लिया प्रेजेंट सिनेरियो है, गांधी हाँ, जी का कि सत्याग्रह का फार्मूला इफेक्टिव हो सकता है या होना चाहिए, या वही वाकई तरीका है, या एक और भी हमेशा उसी इंडिया में फैलता रहा छोटा सा एक माइनॉरिटी का हिस्सा जो कहता था कि रिवॉल्यूशन का और फॉर्मेट जो है एल्सवेयर रहा है, वो वायलेंस में भी बिलीव करता रहा और वो सक्सेसफुल रहा है। तो गांधी जी ने भी एक जमाने में, हिटलर के जमाने में शायद कहा था कि जब
इतना इविल कोई हो जाए तो फिर सिर्फ नॉन वायलेंस का तो काम नहीं है। गांधी जी ने 1942 में जब हिंसा होने लगी, जब 1942 की हिंसा में गांधी जी का बहुत स्पष्ट, जब गांधी जी से जाके कहा कि हिंसा हो रही, तो उन्होंने कहा ये हिंसा अंग्रेज कर रहे हैं, इसलिए इसलिए मूवमेंट को नहीं रोका जा सकता। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में जो हिंसा हुई, उसमें गांधी जी ने आक्रमण यानी आंदोलन को वापस लेने से साफ साफ इनकार किया, और उन्होंने कहा कि हिंसा होती है तो होती रहे, और मैं इस हिंसा को के लिए अपने लोगों को जिम्मेदार नहीं मानता। तो ये तो बहुत साफ है कि जब भी आप नॉन वायलेंस में भी जब जाएंगे, तब भी बहुत सारी हिंसा यानी होगी। मतलब ये तो बहुत उसे रोका नहीं जा सकता पूरी तौर से कि आप पूरी लड़ाई नॉन वायलेंस से नहीं लड़ सकते। और वो होती है, स्टूडेंट तो नॉन वायलेंट आंदोलन ही कर रहे थे जेएनयू के, पर आप जब सीधे पुलिस आप पे आक्रमण करेगी तो आप क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे अपनी सेफ्टी के लिए। तो नॉन वायलेंट और वायलेंस दोनों शब्द इतने यानी डिबेटेबल हैं कि उन्हें बहुत इजीली यानी उन्हें परिभाषा नहीं किया जा सकता कि ये नॉन वायलेंस है और ये वायलेंस है। So violence is part of non-violence. मैं निश्चित ऐड करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ अभी तक जो कहा गया उससे। लेकिन ये सवाल जो है आयशा साहिबा का, इसमें दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि मॉरल क्वेश्चन क्या है, क्या वायलेंस का इस्तेमाल कभी भी जायज है या नहीं है। सीधा सवाल ये है। और दूसरे ये कि शायर का क्या रोल है, अदीब का क्या रोल है, पेंटर का क्या रोल है, गायक का क्या रोल है समाज के बदलाव में, क्या उसे बंदूक उठानी चाहिए किसी किन्हीं हालात में या नहीं। तो पहले सवाल का जवाब मेरा ये है, हालांकि ये अधूरा रह जाता है और राजेश जोशी ने उसको पूरा कर दिया है, कि वायलेंस तभी जायज है जब आपके ऊपर वायलेंस किया जा रहा हो। उससे पहले और उसके बाद जायज नहीं है, उससे पहले भी जायज नहीं है, क्योंकि ये सरकार करती है कि लॉ लाती है और कहती है कि हमें शक है कि ये जुर्म करने जा रहा है और इसको हम पकड़ के बंद कर रहे हैं। और ये हमें इजराइल में दिखाई दे रहा है, ये हमें लॉज दिखाई दे रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर भी, कि आप पहले ही पकड़ के बंद कर दीजिए, यूएपीए लगा दीजिए, उसके बाद वो बाहर निकल ही ना पाए। उसने क्या किया क्या नहीं किया इससे कोई मतलब नहीं, और उसके बाद भी जायज नहीं। यानी आप बदला नहीं ले सकते, फिर कानून एक सभ्य सोसाइटी में है उसके हाथ में चला जाता है। पर अपने बचाव के लिए उस वक्त वायलेंस का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में जायज है। जहां तक प्रोटेस्ट का सवाल है, मैं ये समझता हूं कि गांधी का जो रास्ता रहा है उसकी अभी हमें हिंदुस्तान में उसके कामयाब होने की दो बड़ी मिसालें मिली, और वो बहुत रीसेंट हैं, मतलब अभी की मिसालें हैं। एक एंटी सीए मूवमेंट जो पूरी तरह से नॉन वायलेंट रहा, जिसमें ये कोशिश की गई कि प्रोवोक किया जाए अगर, तब भी हम वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो जो आया था, एक आदमी भेजा गया था कट्टा लेकर के और पिस्टल लेकर के, उसको उन्होंने पकड़ के इसके हवाले कर दिया। ये अलग बात है कि वो उसका क्या हुआ, पुलिस ने उसका क्या किया और उसके ऊपर किस तरह के मुकदमा कायम हुआ नहीं हुआ, पर ये कि उसकी सक्सेस थी नॉन वायलेंस में। और दूसरा किसान मूवमेंट, जिसने मेरे ख्याल में सीए मूवमेंट से सीखा था कि नॉन वायलेंस दोनों की स्ट्रेंथ थी। वजह यह है कि सरकारों को ये तो पता होता है कि अगर वायलेंस हो रहा है तो हम कैसे डील करेंगे, लेकिन कोई भी सरकार नॉन वायलेंस से डील करना नहीं जानती। ये ब्रिटिश सरकार से लेकर के आज तक की सरकार, बार बार हमें ये देखने को मिलता है कि सरकारों को ये नहीं मालूम होता कि उनको अगर डील करना है तो नॉन वायलेंस से किस तरह से डील किया जाए। दूसरा पार्ट जो है सवाल का वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि शायर को क्या करना चाहिए। राजेश साहब ने इसका जवाब दे दिया है कि शब्द की अपनी जिम्मेदारी है,
और शब्द को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी, कलम से उसको निकलना होगा, बाहर जाना होगा। और उसके लिए शायर उठाए या ना उठाए, तो अगर वो उठा रहा है बंदूक, तो फिर वो शायर होना छोड़ रहा है, क्योंकि उसकी लड़ाई, उसकी जमीन जो थी वहां थी। और राजेश जोशी साहब की दूसरी बात को भी एम्फसाइज करना चाहता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि ख्यालात की लड़ाई लड़ना हमारी पहली जिम्मेदारी। और अगर ख्यालात की लड़ाई जहां हम हारते हैं, वहां पर वायलेंस होता है हमारे खिलाफ, और फिर हम वायलेंस में हार सकते हैं या जीत सकते हैं, ये तो ताकत डिसाइड करती है। यानी नैरेटिव जिसको आयशा साहिबा ने कहा, वो तैयार करना पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर वो नैरेटिव नहीं तैयार होता तो जहनों में जंग चलती रहेगी और वो कभी भी जमीन के ऊपर रियलिटी बन सकती है। तो अगर जंग के खिलाफ नैरेटिव हम तैयार नहीं कर रहे अपने कलम से, तो जाहिर है कि हमने खुली छूट दे दी है उन लोगों को जो जंग चाहते हैं इस दुनिया में। इसलिए बहुत जरूरी ये है कि शायर अपनी जिम्मेदारी को समझे, पूरा करे। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वो रिपीट कर रहा हूँ अपने को, और बहुत जगह मैं कह चुका हूँ, वो ये है कि हम प्रोग्रेसिव से कहीं ज्यादा अहमियत का शब्द की, एक छोटी सी नज्म की जिसमें 100, 200, 250 शब्द होते हैं, अल्फाज होते हैं, उसकी अहमियत को फैशिस्ट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए फैस को पकड़ के बंद करते हैं, ये हमला होता है। और हम कभी कभी भूल जाते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जो शब्द निकला है, जो नज्म है छोटी सी एक, या कहानी है, या एक गाना है, वो बहुत गहरी और लंबी मार करता है। इसलिए फैशिस्ट डरते बहुत हैं। शायरी से वो डील करना उनको नहीं आता है, उनको कला से डील करना नहीं आता है। वो सहमे हुए होते हैं, इसलिए कि ये जहनों पे मार करती है, ये काउंटर नैरेटिव तैयार करती है, जो स्लोगन्स के मुकाबले में, तकरीरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा गहराई से मार करता है। मेरी समझ ये कहती है, आयशा साहब के सवाल का पता नहीं जवाब मिला या नहीं मिला, पर हम दोनों इस बात के ऊपर, राजेश साहब और मैं, इस बात के ऊपर शायद पूरी तरह से सहमत हैं कि हमारी पहली आपको एक और हैं साहब, श्रीकांत चोपड़ा जी, वो कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ भाई श्रीकांत चोपड़ा साहब। Can you hear me? Yes. I have a very basic methodological question from the both poets. Excellent session, obviously. I wanted to find out this inspiration to write resistant poetry. Is it based on personal experiences, or is based on group identity, political identity, or religious identity, all combined together? So where is the greatest motivation that comes for you, both of you independently, I mean? जी जोशी जी, कैसे मोटिवेट होते हैं आप? ये पर्सनल एक्सपीरियंस है या कहीं आइडियोलॉजिकल है या किसी और को रिलीजन है, देखिए, कल्चर? आइडियोलॉजिकल तो हर चीज आइडियोलॉजी तो अल्टीमेटली होती है, पर मोटिवेट तो इसलिए होते हैं कि ये एक तरह का, जब आप एक सेंसिटिव पर्सन की तरह, यानी एक व्यक्ति, नागरिक की तरह, जब आप अपने समाज में हो रही बातों को देखते हैं, हो रहे अन्याय को देखते हैं, हो रही चीजों को देखते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको एक तरह की बेचैनी, एक तरह की दिक्कत पैदा होती है। इसे आप पर्सनल एक्सपीरियंस कहें, यानी ये कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होते हुए भी एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपीरियंस भी है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस उस अर्थ में नहीं होता है कि कोई व्यक्ति से वाला एक्सपीरियंस हो रहा है, बल्कि एक सेंसिटिव आदमी की तरह, एक सेंसिटिव नागरिक की तरह, जिस तरह आप समाज में देखते हैं, तो उसमें होने वाली तमाम घटनाओं से कहीं ना कहीं आप बेचैन होते हैं, कहीं ना कहीं आप परेशान होते हैं। जो इस समय हो रहा है, जो जिस ढंग से लोगों को बंद किया गया, जिस ढंग से लोगों पे आरोप लगाए गए, जिस ढंग से लोगों की लिंचिंग हुई, अब लिंचिंग जिसकी हो रही है वो मेरा रिश्तेदार हो, ये जरूरी नहीं है, पर
इस तरह से जिस ढंग की लिंचिंग हुई उससे एक तरह की बहुत परेशानी, एक तरह का से वो हुआ। तो ये एक तरह का पर्सनल भी है और एक तरह का सोशल अनुभव है, एक्सपीरियंस है। कहाँ का है मेरे वो? ब- मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है जिस सिलसिले में आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर शायर की कलम से निकली हुई आवाज जो है वायलेंस का सबब बन जाए तो उसमें शायर की क्या जिम्मेदारी है? गौहर साहब और जोशी साहब। गौहर साहब बताएं। गौहर साहब। मैं लिख लेता हूँ सवाल मैं को। रिपीट करूं या सुन लिया गौहर साहब? नहीं नहीं, समझ में आया, बिल्कुल सुन लिया। थोड़ा समझे शायर की बैठे। बिल्कुल जिम्मेदारी है और मैं ये समझता हूँ कि हर आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है कि उसके कलम से निकले हुए जो शब्द हैं वो क्या असर पैदा करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ कि मैं दिल्ली में राइट्स हुए थे, ये 90s की बात है। और पुरानी दिल्ली में राइट्स हुए थे और मुझसे कहा था मेरे दोस्तों ने कि एक ड्रामा लिख दो और हम वो ड्रामा करेंगे जा करके वहां पर। तो अब जाहिर है कि जब आप ड्रामा लिखते हैं तो उसमें एक सीन ये भी होगा कि राइट हो रहा है और फिर उसके बाद आप कहानी को आगे बढ़ाएंगे और कहेंगे कि नहीं होना चाहिए। तो जब राइट हो रहा है और उसमें आप नारे लगा रहे हैं हर हर महादेव के या अल्लाह अकबर के, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। और ये पूरा ड्रामा तैयार होने के बाद हम सब ने ये फैसला किया कि ये ड्रामा वहां करेंगे तो क्या पता कि इससे भड़क जाए। मैं सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि ये जिम्मेदारी हमारी थी उस वक्त कि अगर एक्टिंग करते में मैं वहां गली में नुक्कड़ नाटक करने में अगर ऐसा नारा लगा दिया गया तो हो सकता है कि दूसरी बार आग भड़क जाए। ये जिम्मेदारी इस हद तक देखना कि अपने लिखी हुई चीज को, अपनी रचना को उसे रिजेक्ट कर दिया जाए, ये जिम्मेदारी है किसी भी शायर की और किसी भी लेखक की या अगर आप तस्वीर बना रहे हैं तो तस्वीर बनाने वाले की। ये जिम्मेदारी तो है ही कि उसकी कलाकृति जो है वो, लेकिन ये कि जज्बात को आप कभी टच नहीं करेंगे, मैं इस बात को नहीं मानता। हाँ, फिर तो आपको ही टच करना है, आपको वो भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप एक जो नैरेटिव तैयार कर रहे हैं वो नया नैरेटिव है और वो हो सकता है कि पुराने जज्बात के खिलाफ। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बिल्कुल सही बात। जी नजीर साहब, नजीर साहब भाई कुछ कहना पसंद कर? नजीर साहब अभी उन्होंने रुखसत ली, लेकिन हो सकता है वो अभी हो वो नहीं चले गए। चल गए। जोशी साहब। तो वो तो ठीक है कि जाहिर है कि आपको पोएट जो है वो इंस्पायर करता है और वो एक तरह से वो भी करता है, आपको इश्तियाल में लाता है, नहीं मतलब आपको उत्तेजित भी करता है, जिसको आप कहते हैं हिंदी में कि मतलब कहीं बोलता है। अब जैसे फैज की ने बहुत बार कहा, शायर और भी रफ तरीके से कहते हैं, अब लाओ सुलगाओ कोई जोश गजब का अंगार। अब ये लाओ सुलगाओ कोई जोश गजब का अंगार, तैश की आती से जर्रार कहाँ है लाओ। तो अब ये ठीक है, लाइनें हैं, लेकिन इसमें नज्म पापा जोला पूरी की पूरी। जी, तो अब आप उसको, नज्म पापा जोला आम आदमी तो उसको नहीं समझेगा, लेकिन समझाने वाले जो मासेस में और भी होते हैं, लेयर्स होती हैं, तो उसको वो इंटरप्रेट रफली डिफरेंटली भी करते हैं। कहीं वो सॉर्ट ऑफ सूडो वायलेंस पे भी होता है, कहीं आइडियोलॉजिकल वो है, इंस्पिरेशन खाली है। तो ये चीजें ऐसी हैं इसमें। और हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन रहा है वो नॉन वायलेंट ट्रेडिशन ज्यादा डोमिनेंट रहा है। आई मीन कभी डिनाउंस तो नहीं किया गया चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह को, लेकिन ऑब्वियसली डिस्करेज किया गया कि उधर लाइन पे मत जाओ। आई मीन इवन गांधी जी एंड नेहरू वर नोन फॉर दैट। लेकिन
इसलिए कि वी डोंट नो कि इंडिया की ये जो रॉटन सिचुएशन है, ये इससे इट इज ए, ये जो एंड प्रोडक्ट हमको इस वक्त मिल रहा है प्रेजेंट, ये बस नॉन वायलेंस से पैसिव तरीके से हमने ट्रांसफर ले करके एक दूसरा फेस कर लिया अपना, लेकिन कोई जिसको कहते हैं ना कि अब बहुत कुछ चेंज करके एक नया रिकंस्ट्रक्शन का पॉसिबल का तो हमने कुछ किया ही नहीं। देयर वाज नेवर ए रिकंस्ट्रक्शन। तो रिवॉल्यूशन का क्या एक ही हिस्सा होता है? रिवॉल्यूशन इज ओनली टू जस्ट get rid of a power, or revolution is also to change the character of a nation. जो आपको ब्लीड करता है वो नेशन, एग्जिस्टिंग जो सोसाइटी है, उसको चेंज करना भी तो रिवॉल्यूशन का उतना ही इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, रिवॉल्यूशन का काम ही वही तो मिसिंग था हमारे, वही तो मिसिंग। हमको वो दाग उजाला जो है वो अगर उसको एक्सपेंड करें तो वो यही तो है कि भाई क्या चीज, ये जो दलित है या समाज है, ये मजहब है या जात पात है, औरत मर्द का डिफरेंस है, गरीबी अमीरी, आई मीन ऑल दिस थिंग्स, वेयर विच वन इज फ्रीडम एंड विच वन इज जस्ट, विच वन इज रियली नॉट फ्रीडम। इस सिख सोसाइटी का जो कंसेप्ट है या सीक्रेट सोसाइटी का, फ्री तो हम हैं, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट हाउ मच एक्सप्लॉयटेशन इज देयर एंड हाउ मच अब्यूज इज देयर। तो ये सवाल सारे पूछना बहुत जरूरी हो जाता है, जिस तरह से साहिर लुधियानवी पूछते हैं कि दौलत बढ़ी तो मुल्क में इफलास क्यों बढ़ा। इतनी क्लैरिटी के साथ पूछ रहे हैं, ये नैरेटिव एक सेट तो करता ही है, एक नौजवान को इंस्पायर करता ही है। या जब वो कहते हैं कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आप देखिए, आप भोपाल में रहते हैं जोशी जी, राइट? हाँ, भोपाल में हो या बनारस हो, कहीं भी हो, या अलीगढ़ हो, 223 में अगर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की इनकम इतनी कम हो कि वो 15,000 रुपया हो, 12,000 रुपया हो, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी अच्छी खासी, और फिर किसी की 2 लाख हो एक महीने में, आई मीन जो सिर्फ 5% लोगों की भी नहीं हो, तो इस सोसाइटी में जो मार्केट प्लेस में सामान है वो किसके हाथ में जाएगा? या जो स्कूल है हमारा, जो क्वालिटी स्कूल है, वो कौन वहां पढ़ेगा? तो ये तो आपने ऑलरेडी सोसाइटी एग्जिस्ट इज लाइक दैट। उसके लिए उसके लिए क्यों नहीं चेंज किया किसी ने? ये जो सोशलिस्ट भी बनते थे सब लोग, या जो सेंट्रलिस्ट भी बनते थे, या जो मॉरलिस्ट भी थे, कोई क्यों नहीं उठा? किसी ने ये बातें क्यों नहीं की? बातें तो की गई, पर वो वही है कि उसको यानी जो कम होना चाहिए था फर्क को, यानी जो इतना बड़ा गैप है जो एक अमीरी गरीबी के बीच का, उसे कम होते जाना चाहिए था पिछले इतने साल में। वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। कहा तो यही गया, बार बार कहने को तो सब यही कहते रहे, पर प्रैक्टिकली वो हुआ नहीं जो यानी होना चाहिए। और अभी तो और बुरे हालात हैं, मतलब और बुरा हो गया, पहले से ज्यादा बुरे हालात हो गए हैं कि अब तो आप सिर्फ कारपोरेट पूंजी के भरोसे कहीं ना कहीं। हम लोग कहीं विजन का प्रॉब्लम तो नहीं था। हमारे जो बिग नेम्स थे, इवन गांधी जी भी, नेहरू भी थे, आजाद भी थे, सब लोग थे, इन्होंने कभी कोई रोड मैप या वो नहीं जारी किया कि लेट्स रिकंस्ट्रक्ट द नेशन और सोसाइटी। वही रिलीजन के प्रॉब्लम उसी तरह से थे। किसी ने उठ के नहीं कहा कि भाई तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान, वो तुम्हारा पर्सनल मामला, सड़क पे बराबर रहो, एक इंडियन रहो, या इस तरह रहो, उस तरह रहो, ये करो, ये मत करो। कभी नहीं रजी भाई, ये गलत होगा कहना। रोड मैप तैयार किए गए, ये बात बार बार कही गई, और इसीलिए आज हम दोहरा रहे हैं उस बात को।
सबसे ज्यादा मशहूर चीज थी जो थी वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला मामला था। ये नारे लगे सारे, लेकिन लेकिन नारे लगे कि उस पर इम्प्लीमेंट भी कुछ हुआ। नहीं, जाहिर है इम्प्लीमेंट भी हुआ, इसीलिए हिंदुस्तान अभी तक बचा हुआ था। ये दो ख्वाबों का एक बड़ा टकराव है जो हमें आज एक इस बहुत भीषण तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान के अंदर। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों ने हथियार उठा लिए हों, एक दूसरे के खिलाफ हाँ, वो तो है। काटने में लग गए हों। आज भी जो बीजेपी के हालात हैं और राई हुई है आरएसएस, वो इसीलिए थराई हुई है। ये पाकिस्तान में नहीं हो पाया, ये हिंदुस्तान में हो पाया इसलिए कि एक रोड मैप था हमारे हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन था जो यही कह रहा था, प्रिएम्बल भी यही कह रहा था। तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान अब तक जो बचा रहा है वो किसी और वजह से बचा रहा है। ये ख्यालात बहुत स्ट्रांग थे, उनको सबवर्ट किया गया धीरे धीरे। उसमें जिनको आप सेंटरिस्ट कह रहे हैं उनका भी हाथ था, आरएसएस का भी हाथ था। वो खुद कन्विंस थे आरएसएस की बातों से, बहुत सारे लोग सेंटरिस्ट के बीच में जो थे। ये सब हिस्ट्री है, हमारे आंखों के सामने हुआ है ये सब कुछ। मेरे ख्याल में हम जो थे कलम वाले, उनकी समझ में सोशल इंजीनियरिंग उस तरह से नहीं आ पाई जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग हो रही थी मुल्क में, और हमारे कलम लोगों तक नहीं पहुंच पाए, एक बड़ी मेजॉरिटी के पास नहीं पहुंच पाए जिसको भटकाया जा सकता था, जिसको बहुत आराम से और आसानी से भटकाया जा सकता था। हमें मालूम है कैसे 2014 में आए, कौन से नारे थे। यही तो थे कि इक्वालिटी करेंगे, यही तो थे कि करप्शन खत्म करेंगे, यही तो थे कि हम पैसे को गिरने नहीं देंगे, इकोनॉमिकली हम लोगों को पैसे देंगे 5-15 लाख रुपए। ये बेवकूफ बनाना जो है, अगर आप देखें उसकी बेसिस भी वही है। ये ख्यालात हैं बराबरी के वगैरह वगैरह, उन्हीं की बेडरॉक के ऊपर सब कुछ खड़ा किया गया है। नफरत को भी उसी के बेडरॉक पे खड़ा किया गया है। बहुत आसानी से लोग बहक जाते हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है हाँ, हमारे लोगों को हम नहीं दिखा पाए। इंडिया में। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि कोई भी बहकावे में अगर कोई भी जादू, जिसको कहते हैं ना जादूगर आते हैं, वो एक चलाते हैं, और हर कोई सपोजिटली अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग बिग सिटीज के अंदर भी उनको जो भी फूल बनाना हो या ड्रीम दिखाना हो उल्टा सीधा, वेरी इजीली उसमें बह जाते हैं। और कुछ ये भी है कि इलेक्शन जीतना ही डेमोक्रेसी का सारा मतलब है वहां। ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है कि इलेक्शन जीतने के अलावा डेमोक्रेसी की और कोई तो उनको समझ में नहीं आती। एनीवे, अब चलिए इसी पे बंद करते हैं। हमने ये रजी भाई दो बड़ा घंटा ले लिया। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, इतना आसान नहीं मसाइल। खैर, बहुत तो बहुत चलिए। शुक्रिया जनाब गौहर साहब और जोशी साहब, और शुक्रिया। इसी के साथ जो है जी सेशन का जो है फिर मिलेंगे, खुदा जरूर जरूर, जरूर मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा। अब जय जोशी साहब। आप तो बहुत अब जाएंगे, रफत साहब जो हमारे मॉडरेटर हैं, ये भोपाल हाँ, जाएंगे तो आपसे मिलेंगे। ये अरे जोशी जरूर, साहब, बहुत ही आप अच्छा लगेगा। ये भोपाल के दामाद हैं। ये आप हमारे अरे तो खुसर के आइए आइए, मानिंद अरे तो आइए, जरूर आइए। हैं। भोपाल बहुत अच्छा है, भोपाल बढ़िया शहर है। या आई लव इट या। अब भोपाल की हाँ। जो लड़की है यानी इनकी बीवी, वो तो नहीं आ जाए, लेकिन उसे मालूम शायद नहीं था कि एक भोपाली बैठे हुए यहाँ पे, शायद आ जाते। तो नहीं, मालूम बहुत होता अच्छा। तो आ जाती देखने के लिए, आपकी झलक देने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल आइए, चलिए, बहुत शुक्रिया, जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। सामीन का भी। तो बहुत जरूर। शुक्रिया गौर साहब, फिर बात करते हैं जी। थैंक यू ऑल। ओके, थैंक हम थैंक यू, थैंक यू। खुदा हाफिज, नमस्ते।